नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज कांग्रेस पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाए जाने के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और उनकी पुलिस से जमकर झड़प भी हुई। इस दौरान पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के बाकी नेताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पंजाब कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता चंडीगढ़ में भी प्रदर्शन के लिए उतरे। यहाँ भी उनकी पुलिस से झड़प हुई। यही नहीं, कांग्रेस ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा समेत कई राज्यों में पुलिस ने उनके प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं के खिलाफ बल का प्रयोग किया है। विरोध मार्च के दौरान ही राहुल गांधी ने कहा था कि उनके नेताओं को मारा पीटा भी गया है। महंगाई के खिलाफ विरोध कर रही प्रियंका गांधी ने कहा कि आटा, दूध, दही पर भी टैक्स वसूलने वाली क्रूर सरकार कह रही है कि महंगाई नहीं है। अगर महंगाई नहीं है तो गैस सिलेंडर देखकर बीजेपी को इतना डर क्यों लग रहा है? हमें गिरफ्तार करके जनता से सच कैसे छुपाओगे कि 2014 में जो सिलेंडर 410 रुपये का था उसे 1100 रुपये करने वाली लूट को ही महंगाई कहते हैं। प्रियंका ने कहा कि इनके मंत्री कह रहे हैं कि इनको महंगाई नहीं दिखती है, इसलिए हम पीएम आवास तक जाकर महंगाई दिखाना चाहते हैं। सब तड़प रहे हैं और कोई कुछ ना बोले, उनके लिए तो महंगाई नहीं है। मोदी जी ने तो देश की पूरी संपत्ति अपने दोस्तों गैस सिलेंडर ले जाकर विरोध कर रही प्रियंका गांधी ने कहा कि गैस सिलेंडर इसलिए उठाकर ले जा रहे हैं क्योंकि उनको महंगाई नहीं दिख रही है। तो देखिए ये सिलेंडर कितना महंगा हो गया है, कोई खरीद ही नहीं सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने शुक्रवार को एक बार फिर रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। अब रेपो रेट बढ़कर 5.40% हो गया है। पिछले कुछ महीनों के अंदर रेपो रेट में ये तीसरी बढ़ोतरी है। मई में रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की गई थी। 8 जून को भी रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई थी। रेपो रेट के बढ़ने से घर की ईएमआई यानी होम लोन, गाड़ियों के लिए लिए गए लोन और पर्सनल लोन भी महंगे हो जाएंगे। बता दें, आरबीआई जिस रेट पर दूसरे बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट कम होने का मतलब होता है कि बैंक से मिलने वाले सभी तरह के लोन सस्ते हो जाते हैं, जबकि रेपो रेट ज़्यादा होने का मतलब है कि लोन चुकाने के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था हाई इन्फ्लेशन से जूझ रही है और इसे कंट्रोल में लाना जरूरी है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसके साथ ही कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्वाभाविक रूप से वैश्विक आर्थिक स्थिति से प्रभावित हुई है। हम उच्च मुद्रास्फीति यानी कि हाई इन्फ्लेशन की समस्या से जूझ रहे हैं। आरबीआई ने कहा है कि कोर महंगाई दर का ऊंचे स्तर पर रहने का अनुमान है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा कि आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है और तानाशाही लागू है। लोकतंत्र बस एक याद के रूप में बचा है। उन्होंने कहा कि संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है और केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया जाए। राहुल ने कहा ये सरकार सिर्फ 4-5 लोगों के लिए काम कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में माहौल बेहद खतरनाक है और अब जनता को ही आगे आना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मीडिया को भी मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। बता दें, राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें और अन्य विपक्षी नेताओं की आवाज़ों को चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के हमले पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है, सही कारण है ईडी को धमकाना, डराना और परिवार को बचाना। ये है पूरा मामला। रविशंकर प्रसाद ने तानाशाही के आरोपों पर कहा कि राहुल गांधी ने एक बहुत ही शर्मनाक बात कही। राहुल गांधी को याद नहीं है कि उनकी दादी ने इमरजेंसी लगाई थी, तब बड़े बड़े संपादकों को जेल में बंद किया गया था, सेंसर लगाया गया था। आपकी दादी ने न्यायपालिका की प्रतिबद्धता की बात कही थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आप लोकतंत्र की बात करते हैं, क्या आपकी पार्टी में लोकतंत्र है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को एक ज्ञापन भी सौंपा और राज्य के बकाया 1 लाख करोड़ से अधिक रुपए की केंद्रीय निधि जारी करने की मांग की। बता दें, ममता बनर्जी दिल्ली के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उनका आज शाम को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने का कार्यक्रम है। बता दें, ममता बनर्जी और पीएम मोदी की मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब ममता के नेता पार्थ चैटर्जी को ईडी ने एसएससी भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया है। मेघालय के पूर्व राज्यपाल और बीजेपी नेता तथागत रॉय ने एक ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात को लेकर कोलकाता के लोगों को सेटिंग होने की आशंका है। रॉय ने कहा कि इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच कोई गुप्त समझौता हुआ है जिससे तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्ट नेता और बीजेपी कार्यकर्ताओं के हत्यारे छूट जाएंगे। रॉय ने कहा है कि प्रधानमंत्री लोगों को इस बात का भरोसा दिलाएं कि इस तरह की कोई भी सेटिंग नहीं होगी।
बता दें, पश्चिम बंगाल की सियासत के बीते कुछ दिन बेहद गर्म रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने ममता सरकार में मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के अलग अलग घरों से 50 करोड़ से ज़्यादा कैश, सोना और अहम दस्तावेज बरामद किए थे। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ममता बनर्जी की पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर विपक्ष ने भी ममता बनर्जी को घेरा है। उन्होंने इसको मैच फिक्सिंग करार दिया है। बंगाल कांग्रेस के प्रवक्ता रिज्जू घोषाल ने मुलाकात को लेकर आरोप लगाते हुए कहा, ये मैच फिक्सिंग साल 2016 के बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद से ही चल रही है। उन्होंने कहा कि ईडी ने कोयला घोटाले में अभिषेक बनर्जी से सिर्फ 2 बार पूछताछ की है, जबकि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हर दिन परेशान किया जा रहा है, जिसका कोई आधार नहीं। इसके अलावा माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इसको मैच फिक्सिंग का हिस्सा बताया। ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी को कोलकाता की एक अदालत ने 18 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें, पार्थ चैटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को ईडी ने एसएससी भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया है। ईडी को छापेमारी में अर्पिता मुखर्जी के यहाँ 50 करोड़ कैश और 5 किलो सोना बरामद हुआ। इसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया और बाद में ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी को मंत्री पद से हटाया। आज जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 3 साल हो गए हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको काला दिन बताकर विरोध किया। इसके विरोध में आज पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सड़क पर उतरी और काले दिन का काला फैसला नहीं चलेगा जैसे नारे लगाए। महबूबा ने ट्वीट कर कहा कि जैसे जैसे जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी के दुर्भावनापूर्ण मंसूबों का पर्दाफाश हुआ है, दमन और भय का पैटर्न अब देश के बाकी हिस्सों में भी दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। असहमति को दबाने के लिए अपनी पालतू एजेंसियों को हथियार बनाना और आतंकी कानूनों का इस्तेमाल करना आम बात हो गई है। महबूबा ने कहा कि आपकी चुप्पी और मिलीभगत ने भारत सरकार को इस कहर बरपाने के लिए बढ़ावा दिया है। आज वो भारतीय लोकतंत्र का समर्थन करने वाले हर स्तंभ को तोड़कर उसे कुचल रहे हैं। महबूबा ने कहा कि भाजपा का जम्मू कश्मीर का तथाकथित एकीकरण कभी नहीं हुआ, लेकिन हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी। जम्मू कश्मीर विकास सूचकांक में फिसल गया है, बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। महबूबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति का मुखौटा सबका साथ सबका विकास जितना ही सही है। आज ही के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के विरोध में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के साथ जो किया गया उसे चुनौती देने के लिए हम सभी कानूनी और संवैधानिक साधनों का उपयोग करते हुए अपना शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखेंगे। आगे की राह लंबी हो सकती है, मोड़ और घुमाव से भरी हो सकती है, लेकिन इसको जम्मू कश्मीर छोड़ेगा नहीं। जम्मू कश्मीर की विपक्षी पार्टियां जहां अनुच्छेद 370 हटने के खिलाफ आज काला दिन मना रही हैं, विरोध कर रही हैं, तो बीजेपी ने 370 हटने के फायदे बताए हैं। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि धारा 370 की आड़ में आम लोगों को बंधक बनाकर रखा गया था। उन्होंने कहा कि चंद गिने चुने परिवार थे जो धारा 370 की आड़ में लूट खसूट कर रहे थे, वो अपनी दुकानदारी चलाते थे। इसके अलावा बीजेपी ने पिछले 3 सालों की अपनी कई उपलब्धियां भी गिनाई। बिहार में एक बार फिर नकली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। ये मौतें सारण जिले के मकेर थाना क्षेत्र के भाथा गांव में हुई हैं। अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग गंभीर भी हैं। बिहार में शराब से मौतें होना इसलिए बेहद गंभीर है क्योंकि राज्य में शराबबंदी लागू है। इसका मतलब बिहार के अंदर शराब बनाना, इसकी बिक्री करना और इसे पीने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन बावजूद इसके बिहार में समय समय पर नकली शराब पीने से मौत होने की घटना सामने आती रहती है। बता दें, बिहार में पिछले साल नवंबर से अब तक नकली शराब पीने से 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सारण के जिलाधिकारी राजेश मीणा ने कहा कि डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की एक टीम गांव पहुंचकर मौतों की असली वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि नकली शराब पीने से 10 से ज़्यादा लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ताइवान के पास चीन की मिलिट्री ड्रिल मिसाइलों के दागने को अनुचित बताया है। ब्लिंकन ने कहा कि वॉशिंगटन ने बीजिंग को बार बार स्पष्ट किया है कि वो संकट नहीं चाहता है। ब्लिंकन ने कंबोडिया में आसियान क्षेत्रीय मंच के इतर एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, इस तरह के आक्रामक सैन्य प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं है। ब्लिंकन ने चीन को लेकर कहा कि उन्होंने खतरनाक कार्यों को एक नए स्तर पर ले गए हैं। ब्लिंकन ने ऐसा चीन के आक्रामक तेवरों के बाद कहा। बता दें, चीन अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से बौखलाया हुआ है। उसने नैन्सी पेलोसी पर प्रतिबंध का भी ऐलान कर दिया है। यही नहीं, चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो अमेरिका और चीनी सैन्य नेताओं के बीच संवाद को रद्द कर देगा। इसके अलावा जलवायु और समुद्री सुरक्षा पर भी द्विपक्षीय वार्ता को निलंबित कर देगा।
चीन ने अमेरिकी हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी पर प्रतिबंध लगा दिया है। पेलोसी के परिवार की करीबी सदस्यों पर भी यह प्रतिबंध लगाया गया है। उनकी ताइवान की यात्रा के बाद चीन ने इस कार्रवाई की घोषणा की है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने खबर दी है कि चीनी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी और उनके परिवार के सदस्यों को प्रतिबंधित करने की घोषणा की। ऐसा इसलिए कि उन्होंने चीन की गंभीर चिंता और जोरदार विरोध की अवहेलना की और चीन के ताइवान क्षेत्र का दौरा करने पर वो अड़ी नहीं। ग्लोबल टाइम्स ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से खबर दी है कि पेलोसी की यात्रा चीन के आंतरिक मामलों में गंभीरता से हस्तक्षेप करती है, चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करती है, एक चीन के सिद्धांत को रौंदती है और ताइवान में शांति और स्थिरता के लिए खतरा पैदा करती है। हालांकि नैन्सी पेलोसी ने अपनी यात्रा को लेकर कहा कि उनके ताइवान दौरे का मकसद यथास्थिति को बदलना नहीं था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।